गुड मॉर्निंग क्लास। आज बात करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 बिलियन यानी कि सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 3 की, जिसमें हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता की। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे ठोसों की द्रवों में विलेयता, और ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों की भी हम इस लेक्चर के माध्यम से बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? किसी विलयन में निश्चित ताप पर विलय की घुली हुई मात्रा को क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता कहते हैं। अर्थात किसी अवयव की जो विलेयता होती है वह एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई मात्रा होती है, यानी कि जो कि क्या होती है, एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई अधिकतम मात्रा होती है। अर्थात किसी अवयव की विलेयता एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, विलेयता इज इक्वल टू विलेय की मात्रा अपॉन विलायक का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में इंटू 100। तो इस फॉर्मूले की मदद से भी हम विलेयता को परिभाषित कर सकते हैं। तो हम विलेयता को इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में ठोस पदार्थ की अधिकतम घुली मात्रा, यानी कि जब तक कि वह क्या है, संतृप्त विलयन बनाने तक अधिकतम घुली मात्रा उस विलायक में पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अधिकतम घुली मात्रा से मतलब है कि तब तक उसको घोलते रहना है जब तक कि विलेय को और अधिक ना घोला जा सके, यानी कि संतृप्त विलयन बनाने तक उसको विलायक में जो है विलेय को घोलते रहना है। तो यहाँ से परिभाषा क्या निकल के आ रही है? एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में ठोस पदार्थ की अधिकतम घुली मात्रा उस विलायक में पदार्थ की विलेयता कहलाती है। विलेयता इज इक्वल टू हो गया विलेय की मात्रा अपॉन विलायक का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100। अब इससे रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखते हैं। जो पहला है हमारे पास विलीनीकरण या फिर विलायकीकरण, जिसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। तो हम बात करते हैं अब विलीनीकरण या फिर विलायकीकरण की। तो विलीनीकरण क्या होता है? जब किसी विलेय को विलायक में घोला जाता है या मिलाया जाता है तो वह क्या होता है, घुलने लगता है, और विलयन की सांद्रता इससे क्या होती है, बढ़ती जाती है, यानी कि विलयन सांद्र होता जाता है। तो इस प्रक्रम को जो हमें क्या कहते हैं, विलीनीकरण या फिर विलायकीकरण। नेक्स्ट है अब हमारे पास क्रिस्टलीकरण यानी कि क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलीकरण क्या होता है? जब किसी विलयन में कोई पदार्थ मिलाया जाता है तो क्या होता है, विलेय के कण जो है ठोस रूप में उस विलयन से अलग होने लगते हैं। तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है, जब किसी विलयन में हम कोई पदार्थ मिलाते हैं तो वो क्या होता है, उस विलेय के कण क्या होते हैं, ठोस के रूप में उस विलयन से अलग होने लगते हैं। और इस प्रक्रिया को, जो ये ठोस के कण जो है अलग होने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम संतृप्त विलयन की। संतृप्त विलयन को हमने लेक्चर नंबर 1 में भी पढ़ा था, जिसमें कि हम विलयन के टाइप को पढ़ रहे थे, जब संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता है। क्या होता है? वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर और अधिक विलयन नहीं घोला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। नेक्स्ट है हमारा असंतृप्त विलयन। ये क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है संतृप्त विलयन का। वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय को हम घोल सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन। एक बारी इन परिभाषाओं को हम दोबारा से देखते हैं। विलीनीकरण, क्रिस्टलीकरण, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, ये क्या होते हैं, एक बारी दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, जब एक ठोस विलेय को जो है हम द्रव विलायक में मिलाते हैं तो क्या होता है, विलेय जो है घुलता जाता है। क्या होता है, जब हम किसी विलेय को विलायक में मिलाते हैं तो वह विलेय जो होता है वो घुलता जाता है, और क्या होता है, इससे विलयन की सांद्रता जो है बढ़ती जाती है। तो विलयन की सांद्रता जब बढ़ती जाती है तो यह प्रक्रम जो है डिसोल्यूशन या फिर विलायकीकरण या फिर विलीनीकरण कहलाता है। और उसके बाद अंततः क्या होता है, एक ऐसी स्थिति आती है जब विलेय की और अधिक मात्रा जो है उस ताप पर नहीं घुलती है। सपोज दैट हमने जो है पानी में चीनी को 1 चम्मच चीनी मिलाई, वो उसमें क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। फिर दूसरी चम्मच चीनी डाली, वो भी घुल जाएगी। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब क्या होगा, हम चीनी को मिलाएंगे और वह चीनी क्या होगी,
वह घुलेगी नहीं। तो ये ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये होता है कि विलेय के कण जो होते हैं, विलेय के कण जो होते हैं वो ठोस की सतह पर क्या होते हैं, अलग होने लग जाते हैं। और इस विलेय के कणों के अलग होने के प्रक्रम को जो है हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण। जब किसी विलयन में कोई पदार्थ मिलाया जाता है तो क्या होता है, विलेय के कण ठोस के रूप में उस विलयन से अलग होने लगते हैं, इसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण। यानी कि विलायकीकरण के बाद जो प्रक्रम आता है, क्रिस्टलाइजेशन आता है। और क्या होता है, हमारे पास जो है एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब हम और अधिक विलेय की मात्रा को विलयन में जो है नहीं घोल सकते हैं, वो क्या होते हैं, उसके क्रिस्टल की फॉर्म में जो है वो कण विलयन की सतह पर अलग होने लग जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। और विलेय की और अधिक मात्रा न घुलने के कारण क्या होता है कि विलायकीकरण की दर जो होती है वो क्रिस्टलन की दर के बराबर हो जाती है, अर्थात गतिक साम्य अवस्था जो है हमें प्राप्त हो जाती है। और जब हमें गतिक साम्यावस्था प्राप्त होता है तो इस अवस्था पर जो विलयन होता है हमारा, वो होता है संतृप्त विलयन होता है। यानी कि हम और अधिक विलेय को नहीं घोल सकते हैं। अब संतृप्त विलयन की परिभाषा मैंने अभी बताई थी आपको कि वह विलयन जिसमें जो है किसी निश्चित ताप पर और अधिक विलयन को नहीं घोला जा सकता है। तो जब हमें गतिक साम्यावस्था प्राप्त हो जाती है तो इस अवस्था पर हमें जो है विलयन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। और असंतृप्त विलयन क्या होता है, जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलेय को हम घोल सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, असंतृप्त विलयन। और जो संतृप्त विलयन की सांद्रता होती है वही क्या होती है, विलेयता होती है। उसी के आधार पर हम संतृप्त विलयन की सांद्रता के आधार पर ही जो है विलेयता को परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। किसी भी अवयव की जो विलेयता होती है वह विलेय एवं विलायक की प्रकृति पर तथा ताप एवं दाब पर निर्भर करती हैं। तो अब हम इन्हीं कारकों के प्रभाव का अध्ययन जो है ठोस या फिर गैस की द्रवों में विलेयता पर करते हैं। पहला हमारे पास जो है यहाँ पर ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाला जो पहला कारक है वह है विलेय और विलायक की प्रकृति, अर्थात नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हमें पता है कि सभी ठोस जो है सभी द्रव में घुलनशील नहीं होते हैं, अर्थात हर एक ठोस जो है दिए गए द्रव में नहीं घुलता है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड और चीनी जो है जल में आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन जो नेप्थलीन और एंथ्रासीन होते हैं वे क्या होते हैं, जल में आसानी से नहीं घुलते हैं। यानी कि जो नेप्थलीन और एंथ्रासीन होते हैं वे किस में घुलते हैं, बेंजीन में आसानी से घुल जाते हैं। लेकिन जो सोडियम क्लोराइड और चीनी होते हैं वे क्या होते हैं, बेंजीन में आसानी से नहीं घुलते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है, ठोस विलेय की द्रव विलायक में विलेयता का आधार क्या होता है कि समान जो है समान को घोलता है, यानी कि समान समान को घोलता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ध्रुवीय विलेय होते हैं वे किस में घुलते हैं, ध्रुवीय विलायकों में ही घुलते हैं। और जबकि जो अध्रुवीय विलेय होते हैं वे किस में घुलते हैं, अध्रुवीय विलायकों में। समान समान को घोलता है से हमारा तात्पर्य है कि जो ध्रुवीय विलेय होंगे वो ध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे और जो अध्रुवीय विलेय होंगे वे किस में घुलेंगे, अध्रुवीय विलायकों में ही घुलते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर है ध्रुवीय विलेय, यानी कि चीनी जो है ध्रुवीय विलायक जल में घुलनशील होते हैं, जबकि अध्रुवीय विलेय कौन कौन से, नैप्थलीन और एंथ्रासीन जो है अध्रुवीय विलायक बेंजीन में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा अगला फैक्टर है जालक ऊर्जा तथा जलयोजन ऊर्जा, यानी कि लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जालक ऊर्जा होती क्या है। जालक ऊर्जा क्या होती है, एक मोल ठोस के आयनों को पृथक करने के लिए जो हमें आवश्यक ऊर्जा की जरूरत होती है उसे क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा, यानी कि लैटिस ऊर्जा। एक मोल ठोस के आयनों को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। और यह कैसी होती है, यह जो प्रक्रिया होती है एक मोल ठोस के आयनों को पृथक करने की, वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। और दूसरा जो है हाइड्रेशन एनर्जी, यह क्या होती है, यानी कि जो जलयोजन ऊर्जा होती है वह क्या होती है, एक मोल ठोस के आयनों की जलयोजन पर जो ऊर्जा मुक्त होती है,
यानी कि जो ऊर्जा निकलती है उसे जो है हम हाइड्रेशन एनर्जी या फिर जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। और जो विलेयता होती है वह जालक ऊर्जा यानी कि लैटिस एनर्जी और जलयोजन ऊर्जा पर निर्भर करती है। यदि जालक ऊर्जा अधिक है जलयोजन ऊर्जा से तो वो क्या होगा, जल में अविलेय होगा। और यदि जालक ऊर्जा कम है जलयोजन ऊर्जा से, यानी कि जालक ऊर्जा कम है और जलयोजन ऊर्जा अधिक है, तो वह क्या होगा, जल में विलेय होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे ठोस जिनकी जालक ऊर्जा कम तथा जलयोजन ऊर्जा अधिक होती है वे जल में अधिक विलेय होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगला जो हमारा कारक है ताप का प्रभाव, विलेयता पर ताप का प्रभाव। तो जब किसी ठोस को जो है हम द्रव में मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, ठोस जो है द्रव में घुलने लगता है। और यदि यह घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी हो तो क्या होता है, ताप बढ़ाने से विलेयता घटती है। और यदि घुलने का प्रक्रम जो है ऊष्माशोषी हो तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर दो टर्म आए, ऊष्माक्षेपी प्रोसेस और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा निकलती है। और जो ऊष्माशोषी प्रक्रम होते हैं उससे वो क्या होते हैं, जिनमें ऊष्मा अवशोषित यानी कि जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी प्रक्रिया। तो यहाँ पर डेल एच ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया के संबंध में डेल एच इज लेस देन 0। डेल एच क्या है यहाँ पर, एनर्जी समझ लो या फिर एंथैल्पी जो होती है। तो जो डेल एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पर ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में क्या होता है, डेल एच जो होता है हमारा नेगेटिव होता है यानी कि 0 से कम होता है। और जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में होता है डेल एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है यानी कि एंथैल्पी का मान जो है धनात्मक होता है, 0 से अधिक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि कोई पदार्थ ऊष्मा उत्पन्न करते हुए घुलता है तो ताप बढ़ाने से जो है उसकी विलेयता क्या होती है, घट जाती है। अर्थात ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया के दौरान जो है यदि पदार्थ घुल रहा है तो क्या होगा, ताप बढ़ाने से उसकी विलेयता घट जाएगी। यानी कि यदि एक पदार्थ जो है ऊष्मा उत्पन्न करते हुए घुलता है तो ताप वृद्धि से उसकी विलेयता घट जाती है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जैसे हो गया Na2SO4, कैल्शियम ऑक्साइड आदि। यानी कि जो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, यदि घुलने की प्रक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी होगी तो वह क्या होगी, ताप बढ़ाने से उसमें विलेयता घट जाएगी। यदि एक पदार्थ ऊष्मा अवशोषित करते हुए यानी कि ऊष्मा का शोषण करते हुए घुलता है तो ताप बढ़ाने से जो है उसकी विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। और विलेयता बढ़ जाती है, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास हो गया अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl। इसमें क्या होता है, ऊष्माशोषी घुलने का जो प्रक्रम होता है ऊष्माशोषी होता है और ताप बढ़ाने पर जो है विलेयता बढ़ जाती है। और सामान्यतः जो है ताप बढ़ाने पर जो है विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। इन जनरल क्या होता है, जब हम ताप को बढ़ाते हैं तो विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो अगला लास्ट कारक है, ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाला जो कारक होता है दाब का प्रभाव। विलेयता पर जो है दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि जो ठोस होते हैं वे क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं यानी कि उनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। और जब संपीड़ित हम नहीं कर पाएंगे तो उन पर विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है, क्यों होता है ऐसा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठोस एवं द्रव अत्यधिक असंपीड्य होते हैं यानी कि इनको संपीड़ित यानी कि इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता है। तो दाब परिवर्तन से सामान्यतः ये क्या होते हैं, अप्रभावित ही रहते हैं, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दाब का। थैंक यू स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। Thank you and thanks for watching. Drop a like if you enjoyed. Subscribe for more updates. Thank you.